हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम और उसके हमने कुछ टॉपिक्स पे कंप्लीट कर लिए थे। लगभग हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में हम जो नंबर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जानने जरूरी है, वैसे टॉपिक्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आपको भी जानने बहुत जरूरी है। कई बार इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे फैक्ट्स है तो एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका जो आप 5th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो हो सकता है कि इन फैक्ट से भी क्वेश्चन बना दे वो। इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ाने जरूरी है। तो देखिए सर, सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा लिखा हुआ है हमारे पास में सर? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो देखने वाले हैं कि जीरो के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि शून्य के क्या क्या गुण होते हैं। गुण का प्रॉपर्टी का मतलब कि शून्य किस तरह से काम करता है। किसी नंबर के साथ में अगर आप शून्य को लिखते हो या जीरो को लिखते हो तो जीरो उस नंबर के साथ में किस तरह से उसके साथ में बिहेव करेगा, उसके साथ में कैसे उसके साथ में रिलेशन बनाएगा, यही हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है। बहुत इजी है, आप सबने बहुत बार इन सबको यूज किया है, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख के पढ़ लेते हैं तो आपको ये याद रहेगा। आप सबने बहुत बार काम में लिया है जीरो को। जीरो को आपने बहुत सारे नंबर्स के साथ में यूज किया है, उनके साथ में रिलेशन बनाए, आप सबको पता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, उन्हीं बात को यहाँ पर वापस से रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको एक डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए सर, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, शून्य के गुण। पहला रूल क्या देखो, इवन इफ जीरो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ए नंबर, द वैल्यू ऑफ दैट नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि किसी संख्या में अगर शून्य को जोड़ दे या घटा दे तो उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब होता है कि उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, अनचेंज। अनचेंज का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तित। इसका मीन्स कि जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ 6, अगर आप 6 में से जीरो अगर सब्ट्रैक्ट करते हो या आप 15 में जीरो प्लस करते हो, तो चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप जोड़ दो चाहे घटा दो, नंबर क्या रहेगा सर? नंबर हमेशा क्या रहेगा सर? 6 ही रहेगा। और ये हमेशा क्या रहेगा सर? 15 रहेगा। तो मतलब नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप जीरो में से 6 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? -6, क्योंकि ग्रेटर नंबर किसका है? माइनस का है। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। जो हमने किस में देखा था, हमने जब डिटर्मिनेशन ऑफ साइंस देखा था, हमने चिन्हों का निर्धारण देखा था, उस समय देखा था कि सर अगर एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक हो तो हमेशा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट या घटाव करेंगे। लेकिन सर जो साइन लगाएंगे आंसर के आगे वो हमेशा किसका लगाएंगे? ग्रेटर नंबर का, बड़ी संख्या का। तो आपके साथ उसके साथ में इस प्रॉपर्टी के साथ में वो वाला रूल भी आपको वापस ही रिवाइज करवा दिया। तो इसलिए यहाँ पर -6 आएगा। लेकिन सर अगर आपका 6 में से अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी नंबर में से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या किसी नंबर में अगर जीरो को ऐड कर रहे हो, तो या तो किसी नंबर में से जीरो को घटा रहे हो या किसी नंबर में शून्य को जोड़ रहे हो, तो हमेशा वो नंबर वैसा का वैसा रहेगा, उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक तो रूल ये होता है, और ये रूल आप सबको पता था पहले से कि सर किसी नंबर में से जीरो माइनस कर दो या जीरो प्लस कर दो तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है कि इन व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय जीरो द प्रोडक्ट इज जीरो। अगर किसी संख्या में शून्य से अगर उसको गुणा कर दें तो शून्य क्या कहता है कि जो मुझसे टकराएगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो ये क्या कहता है कि अगर मेरे से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, अगर मेरे से कोई भी संख्या गुणा होगी तो मैं उसको भी क्या बना दूंगा? जीरो बना दूंगा। तो ये सबको एक क्वेश्चन देके रखता है, वार्निंग देके रहता है। इस तरह से क्या करता है, एक वार्निंग का एक साइन बोर्ड लगा के रखता है कि कोई भी नंबर मेरे से मल्टीप्लाई नहीं हो, अगर मेरे से मल्टीप्लाई होगा तो मैं उस नंबर को भी क्या बना दूंगा? जीरो बना दूंगा। तो जो भी मेरे से मल्टीप्लाई होगा उस नंबर को हम जीरो बना देंगे। तो ये जीरो का रूल। तो जीरो के कितने रूल्स हो गए सर? 3 रूल्स हो गए। अगर किसी नंबर में से जीरो माइनस करेंगे तो नंबर सेम रहेगा, अगर किसी नंबर में जीरो प्लस करेंगे या जोड़ देंगे तो भी नंबर में नो चेंज रहेगा। अगर किसी नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर किसी संख्या में अगर जीरो से गुणा कर देते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? नंबर हमारा जीरो बन जाता है। नंबर क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। चलिए, अब नंबर 3, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ जो लिखा वैसे ज्यादा टिपिकल नहीं है, समझ जाओगे मैं जब समझाऊंगा। थोड़ा सा इसमें क्या है कि आपने अभी तक आपने ये वाला काम किया नहीं कभी भी। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आपने ऐसे काम इसको कभी भी सोल्व नहीं किया, क्योंकि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो टेक्स्ट बुक होते हैं उनमें काम में नहीं आते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, समझ में आ जाएगा। अगर आप अच्छे से सुनोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो,
इवन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, द क्वोशिएंट इज जीरो, तो क्वोशिएंट क्या रहेगा, जीरो। व्हाइल द ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो, अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी उसको हम कभी भी डिफाइंड नहीं कर सकते। और नॉट डिफाइंड को क्या कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, इसे कहते हैं सर इन्फिनाइट। क्या कहेंगे, इन्फिनाइट। मतलब क्वोशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्वोशिएंट हमारे पास में इन्फिनाइट रहेगा, मतलब उसको कभी भी नॉट डिफाइंड होगा। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मीनिंगलेस है, बिकॉज नो सच नंबर एग्जिस्ट सो दैट द रिलेशन इज नॉट कैन बी स्टेब्लिश, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जीरो को, अगर ये भी समझाएंगे, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर, अगर किसी संख्या से आप शून्य को भाग दे रहे हो तो भागफल हमेशा शून्य होता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संख्या अर्थहीन होती है, यानी कि उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब देखो सर ये कैसे हुआ, यहाँ सुनना, दो आपके पास में फैक्ट देखे हुए, एक कि सर किसी नंबर में जैसे 20 है, 20 जीरो में, पहले पहले इधर से बनाते हैं, जो कि मान लीजिए जी जीरो है, जीरो में आपने 20 का डिवाइड किया, मतलब क्या लिखोगे, 0.20 लिखोगे। और अगर इस तरह से लिखे तो इधर क्या लिखेंगे सर, बीच में जीरो लिखे, इधर 20 रखेंगे और इधर लिखेंगे। अगर आपके पास में ऐसा कभी भी रिलेशन हो, ध्यान रखना, अगर आपके पास में ऐसा कहीं भी लिखा आ जाए कि किसी नंबर में, जीरो में अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, किसी नंबर में अगर आप किसी जीरो को किसी नंबर से डिवाइडेड कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, इन्फिनाइट रहेगा। शायद मेरे को लगता है यहाँ इसने गलती कर दिया, यहाँ इसने गलती कर दिया, ये नहीं होता, और मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सर, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जीरो में किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, अगर किसी संख्या से शून्य को भाग करने पर भागफल हमेशा क्या रहता है, शून्य रहता है। अगर आप किसी नंबर से अगर आप जीरो में डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन अगर आपका यही चेंज होता था कि 20/0 हो जाता, जीरो यहाँ लिखते, 20 यहाँ लिखते, और यहाँ, अब एक बात बताओ कि क्या 20 में किसी जीरो का डिवाइड कर सकते हैं? अगर मैं 20 में किसी जीरो का डिवाइड करूंगा तो कैसे आंसर आएगा, कैसे आंसर निकल सकता है, कभी नहीं निकल सकता। एक्चुअल में देखो डिवाइड जो होता है ना, एक्चुअल में अभी मैं आपको देखो एक डिवाइड की और अच्छे से आपको ओपन करके बताता हूँ। जो रियल में आपके पास में जो डिवाइड होता है वो होता क्या है, डिवाइड होता क्या है सर, डिवाइड का कैसे पता करते हैं कि ये डिवाइड आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो इस बात का देखो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि देखो डिवाइड एक्चुअल में क्या होता है। और आप सबको वैसे पता है, जो आपने डिविडेंड क्यूसेंट वो देखा था ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस सेल्सफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्यूसेंट अपॉन प्लस रिमाइंडर, हम उसी का ही यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे, जैसे मान लो कि एक आपको दूसरा एग्जांपल सिखाता हूँ, आज के बाद में इस बात को ध्यान रखना, कई बार आपके बहुत काम में आएगा ये, आगे की क्लासेस में भी खूब काम में आएगा। अगर मान लो मैंने 10 में 5 का डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 2 आएगा, कितना आएगा, 2। अब एक बात बताओ, क्या इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 10 नहीं आएगा आपके पास में, आएगा ना। अगर मैं इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आया, 10। इसका मतलब ये तो आपके पास में क्या था, डिवीजर, ये आपके पास में क्या था, डिवीजर, या जिसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और ये आपके पास में क्या हो गया, क्यूसेंट, जिसे क्या कहते हैं, भागफल। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर बनेगा ना, बनेगा। इसी तरह जैसे अगर हम जीरो की बात करें तो 0/20, अगर जीरो में 20 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, जीरो। तो इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना रहेगा सर, 0 × 20 कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि जीरो क्या कहता है कि अगर मेरे से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इसका मतलब ये आंसर आ सकता है ना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने ये लिखा 20/0, तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिखूं, मैं इस जगह कौन सा ऐसा नंबर लिखूं कि मैं इसको जैसे जीरो से मल्टीप्लाई करूं तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाएगा, क्या आ सकता है क्या? आप कहोगे सर अगर जीरो की प्रॉपर्टी का यूज करें, जीरो का जो रूल क्या कहता है, जीरो कहता है कि मेरे से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको क्या बना दूंगा, जीरो बना दूंगा। जब ये जीरो बना देगा तो 20 कहाँ से लेके आओगे? अब अगर जीरो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, अगर जीरो को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो नंबर तो कितना बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए। तो वो जीरो से मल्टीप्लाई करके 20 बनने की पॉसिबिलिटी है कहीं भी? सर ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है कि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 20 बना सकते हो, 50 बना सकते हो, 80 बना सकते हो, 70 बना सकते हो, कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जीरो से अगर कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होगी, कोई भी संख्या, तो हमेशा क्या बनेगी, वो जीरो ही बनेगी। तो क्या एक बात बताओ कि पॉसिबल है कोई नंबर बन सकता? नहीं सर, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि जीरो से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके आप जीरो बना सकते हो। तो इसका मतलब कि ये एक क्या है, ये एक मीनिंगलेस है,
ये वैल्यू क्या है, ये मीनिंगलेस है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि सर इसका मतलब इन्फिनाइट आएगा, अनंत यहाँ पर लिख सकते हैं, इन्फिनाइट या अनंत लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मीनिंगलेस है, नॉट डिफाइंड है, इसका कोई अर्थ नहीं है कि अगर आपको किसी नंबर में जीरो का डिवाइड कर दो, तो याद रखना आज के बाद में दो आपको मेथड बता देता हूँ। अगर आप जीरो में किसी नंबर का, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 80 हो, किसी भी नंबर का डिवाइड कर लो जीरो के अंदर, तो आपका हमेशा आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा, अगर आप जीरो में डिवाइड कर रहे हो। लेकिन अगर किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड कर रहे हो, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, अगर किसी संख्या को जीरो से भाग दे रहे हो, तो हमेशा वो क्या रहेगा, वो अर्थहीन रहेगा, वो मीनिंगलेस रहेगा। वो क्या रहेगा, अर्थहीन या मीनिंगलेस रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जीरो में अगर किसी नंबर का डिवाइड करोगे तो हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन अगर जीरो का किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हो, नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, किसी संख्या में जीरो का भाग दे रहे हो, तो सिंपल है, देखो इतना टिपिकल नहीं, कॉम्प्लिकेट मत बनाओ इसको, इसको सिंपल बनाओ। देखो ऐसा कि अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर में जीरो में नंबर का डिवाइड कर रहे हो तो जीरो रहेगा, लेकिन अगर नंबर में जीरो का कर रहे हो, मतलब नीचे की तरफ जीरो आ जाएगा, तो क्या बनेगा, वो मीनिंगलेस बनेगा। और अगर ऊपर की तरफ जीरो है, नीचे कोई नंबर आपको दे रखा है, तो आंसर क्या रहेगा, जीरो। लेकिन अगर किसी नंबर में जीरो कर रहे हो तो वो क्या रहेगा, मीनिंगलेस। ये वाली आपके पास में दोनों इमेज अपने माइंड में बिठा लो ना, ये इमेज आपके माइंड में बिठा लो, तब आपको ज्यादा अर्थ समझ में आएगा कि सर ऊपर जीरो था, नीचे नंबर था, आंसर जीरो आया। लेकिन ऊपर नंबर था, नीचे जीरो था, तो आंसर क्या रहेगा, मीनिंगलेस। क्योंकि सर नीचे जीरो थोड़ी हो सकता है, नीचे जीरो कैसे निकालेंगे, नीचे जीरो कैसे निकालेंगे, ऐसा समझ लो कि मैं एक, आप देखो नीचे क्या होता है, नीचे हमेशा टोटल होता है, नीचे क्या होता है, टोटल, नीचे हमेशा क्या होता है, टोटल होता है। जैसे मान लो मैं लिखूं 1/3, मतलब टोटल आपके पास में कितनी चॉकलेट्स थी, थ्री में से मैंने कितनी चॉकलेट ले ली, वन। इसी तरह आपके पास में टोटल कितनी चॉकलेट्स थी, 20। क्या 20 में से मैं जीरो ले सकता हूँ, ये सर ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास रह जाएगी 20। आपके पास में कितनी चॉकलेट्स है, जीरो। अब मैं कहूँ लाओ मेरे को 20 चॉकलेट्स दो, आप कहोगे सर ये तो आप मीनिंगलेस बात कर रहे हो, ये आप अर्थहीन बात कर रहे हो, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास चॉकलेट ही नहीं है और आप हमको कर रहे हो 20 चॉकलेट दो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये एक मीनिंगलेस बात है। ये क्या है, मीनिंगलेस, ये अर्थहीन है, ये एकदम से गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास जीरो चॉकलेट और आप हमसे 20 चॉकलेट ले सकते हो, नहीं, हमारे पास 20 चॉकलेट है, तब आप हमसे जीरो चॉकलेट दे लो, तब आपको हम कुछ नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास जीरो, फिर आप 20 चॉकलेट ले रहे हो, ये मीनिंगलेस है। ये क्या है, मीनिंगलेस। तो आज के बाद में इसको इस तरह से याद कर लो, अब आप कभी नहीं बोलोगे। नीचे हमेशा क्या रहता है, टोटल, तो ऐसे याद रखना। कोई भी आपको जैसे नंबर दे दे, तो आप ये समझना है कि नीचे हमारा टोटल रहता है, यानी हमारे पास चॉकलेट थी, सर आप कितनी ले रहे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मीनिंगलेस है या एक, आपके पास में इसका आंसर आएगा। चलिए, ये हमारे थे रूल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जीरो के गुण थे। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा इसका एक छोटा सा प्रॉपर्टी वन की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। रुकिए, एक प्रॉपर्टी और है जीरो की भी, ये जीरो की प्रॉपर्टी, सॉरी, ये कौन सी है, ये है कि रिजल्ट हमेशा वन आएगा। कब, जब अगर किसी नंबर की पावर अगर जीरो हो। ये हमने जब अपने एक्सटेंशन ऑफ पावर्स पढ़ा था, जब हमने विस्तार पढ़ा था पावर ऑफ 10, जैसे हमने सीखा था ना 10 की पावर जीरो, तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, वन आएगा। तो किसी भी नंबर की अगर पावर या किसी नंबर की अगर घात शून्य हो जाए, किसी भी संख्या की अगर घात शून्य हो जाए, तो हमेशा आंसर कितना रहेगा सर, वन रहेगा। आंसर कितना रहेगा, वन। इसमें गलती से जीरो लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे वन रखोगे, क्या रखोगे, वन। अगर किसी भी नंबर की अगर पावर अगर जीरो हो, किसी भी नंबर की अगर घात अगर जीरो आ जाए, तो वो नंबर हमेशा आंसर कितना आएगा, वन आएगा, ध्यान रखना। तो 13 की पावर जीरो करो, चाहे किसी भी नंबर की पावर जीरो कर दो, आपका हमेशा आंसर कितना रहेगा, वन रहेगा। तो वन क्या होता है, किसी भी नंबर की घात करने पर जीरो वन आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वन, एक के रूल क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, ज्यादा नहीं होते, एक के वैसे आपको सबको पता है, वैसे सबको पता है। मैं इधर दो तीन रूल और बता देता हूँ साथ में, ये तो मल्टीप्लाई का दिया है, साथ में मैं आपको एडिशन का बता देता हूँ। देखो, कोई नंबर है मेरे पास 25, इसी एक नंबर पे मैं सारे काम करके देख लेता हूँ, तो आपको पता रहेगा। अगर मैं 25 में वन प्लस कर दूंगा, एक प्लस करूंगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, उसका नेक्स्ट नंबर, यानी इसका क्या आ गया, ये सक्सेसर। इसका क्या आ गया, सक्सेसर, जिसे क्या करते हैं, अनुवर्ती संख्या, आपने पढ़ी होगी अनुवर्ती या सक्सेसर। अगर 25 में से मैं माइनस वन कर दूं, तो सर उसका प्रीडिसेसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर। इसे क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अगर मैं किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या कोई चेंज होगा, नहीं सर, कोई चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। अगर किसी नंबर में वन का डिवाइड करूं, तो क्या होगा, तो भी सर वही नंबर रहेगा, तो भी क्या रहेगा, वही नंबर। तो ये आपके पास में इसके वन के फोर प्रॉपर्टीज है, याद रखना। किसी नंबर में वन प्लस करेंगे तो उसका सक्सेसर या अनुवर्ती आएगी, वन माइनस करेंगे तो उसकी प्रीडिसेसर या पूर्ववर्ती आएगी, किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा,
किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आपके पास में आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपकी किसकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टीज ऑफ 1। ये एक के गुण थे, जो एक के गुण बहुत ही आसान थे और छोटे छोटे बातें थी। सारी बातें आपने आज तक आप इनको करते आए है ना, इन सबको आप सोल्व कर रहे हो आपकी, लेकिन आपको थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ा दे तो आपको थोड़ा सा इसका माइंड में रहे कि हाँ सर ये एक्चुअली में हम ये काम कर रहे थे आज तक। आप सबने आज तक +1 किया है, -1 भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, लेकिन आज आपने सीख लिया कि सर एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी जो 1 थी, ये वास्तव में क्या थी, ये एक के गुण थे जिनको हम यहाँ पर काम ले रहे थे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए समझना होगा, इसमें आपको थोड़ा सा समझने की थोड़ी ज्यादा जरूरी होगी। क्या समझना है वो भी देखो, समझो, क्योंकि समझने पर सारी बातें याद हो जाती है, आपको नहीं पता वो समझाएंगे तो आ जाएगी। देखो, द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या होती है सर, जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ये होल नंबर का ग्रुप होता है। तो ये कह रहा है कि टू होल नंबर का सम ऑलवेज भी क्या होता है, होल नंबर होता है। दो पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है सर, पूर्ण संख्या होता है। सर ये क्या कह दिया आपने, मैं बताता हूँ। आपके पास में जो होल नंबर का ग्रुप है, ये पूर्ण संख्या का ग्रुप है, समूह है, ठीक है, ये पूरा घर है। इस घर में से, इस पूरे हाउस में से कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर। चलो मैंने एक तो 0 ले लिया और एक मैंने 5 ले लिया, ठीक है, ये दो मैंने इसमें से दो नंबर्स बाहर निकाल लिए। इन दोनों का प्लस करो, इन दोनों का क्या करो, प्लस करो, इन दोनों का सम करो या योग करो। 0 + 5 कितना आंसर आएगा, 5। क्या ये 5 होल नंबर नहीं है, क्या ये इस घर में नहीं है, इस हाउस में नहीं है, यस सर हाउस में। तो सर ये भी एक होल नंबर पूर्ण संख्या थी, ये भी एक होल नंबर पूर्ण संख्या थी, तो ये भी एक क्या है सर, होल नंबर पूर्ण संख्या ही है। इसका मतलब कि अगर आप पूरे हाउस में से कोई भी दो नंबर ले लो, इसके अलावा चाहे दो और ले लो, जैसे मान लो 15 ले लो, इसके अलावा 2 ले लो, तो कितना बनेगा, 17 बनेगा। तो क्या ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर तो इन्फिनाइट तक होते हैं, जीरो से लेकर स्टार्ट। तो सर अगर कोई भी आप दो होल नंबर ले लो, यानी कि अगर पूर्ण संख्याओं के घर में से या होल नंबर्स के हाउस में से अगर कोई दो नंबर को बाहर लेके आ रहे हो, ठीक है, लेके आ गए, उन दोनों का अगर आप आपस में सम कर रहे हो या उन दोनों का योग कर रहे हो, तो हमेशा वो नंबर वो क्या रहेगा, हमेशा वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज भी होल नंबर। वो भी क्या रहेगा सर, एक पूर्ण संख्या ही रहेगा। तो ये यहाँ से ये हमें समझाना चाह रहा है कि अगर आप होल नंबर के हाउस में से किन्हीं दो को बाहर बुला रहे हो, जैसे आपने कहा 15 बाहर आ जाइए, ठीक है, इधर से 3 बाहर आ जाइए, दोनों बाहर आ गए, फिर उनको कहा चलो आप दोनों प्लस, तो उन्होंने कहा हम प्लस होकर 18 बनाएंगे, तो आपने देखा कि 18, वो फिर 18 अंदर से कहेगा कि मैं तो इसी हाउस में हूँ। तो आप इसका मतलब कि आपने क्या देखा कि सर जब हम दो होल नंबर को बाहर बुलाए हाउस में से, उन दोनों को प्लस किया, तो आंसर जो आ रहा है वो भी उसी हाउस में ही था, उसी हाउस में ही था। तो मतलब ये कहना चाहता है कि होल नंबर्स का जो सम होता है या पूर्ण संख्याओं का योग करने पर हमेशा आपको आंसर भी क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। मान लो कई बार आपके ऐसा सेंटेंस आ जाए, है ना, और सेंटेंस में ऐसा ब्लैंक दे दे, आगे ऐसा ब्लैंक दे दे, है ना, एग्जाम में कि पूर्ण संख्या हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याओं का योगफल पूर्ण संख्या ही होता है। पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, यस सर नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं नेचुरल, लेकिन नेचुरल नहीं हो सकता कई बार। कैसे, जैसे मान लो मैं 0 और 0 दोनों नंबर ही 0 ले लो, तो 0 + 0 कितना होगा, 0। क्या ये नेचुरल नंबर है, क्या पूर्ण संख्या है। तो ऑलवेज भी क्या नहीं होता, होल नंबर का सम हमेशा क्या नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों, अगर मान लो मैंने दोनों ही नंबर 0 ले लिए, सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे कुछ जरूरी नहीं है। होल नंबर आप एक ही नंबर को 2 टाइम्स भी प्लस कर सकते हो, 3 टाइम्स कर सकते हो, 4 टाइम्स कर सकते हो, जितनी बार चाहो। अब मान लो मैंने दोनों नंबर ही 0 बुला लिया अंदर से, 2 3 4 जो भी मैंने बुला लिया, सारे 0 को ही बुला लिया, 0 के, अरे अंदर बहुत सारे रूप होते हैं उनके, सबको बुला लिया, कितना आंसर आएगा, 0। तो क्या ये थोड़ी कर सकता हूँ कि अगर होल नंबर्स का मैं सम करूं या योग करूं तो वो नेचुरल नंबर बनेगा, ऑलवेज नहीं सर। क्यों, क्योंकि जब भी 0 को अगर आप प्लस कर दोगे तो आंसर 0 रहेगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। लेकिन सर ये सत्य है, ये ट्रू है कि होल नंबर्स का सम ऑलवेज भी होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा, क्योंकि ये तो 0 तो होल नंबर ही है ना, सम करने के बाद में जो आपके पास में आंसर है होल नंबर रह रहा है। तो ये एक ट्रू है, ये बात सत्य है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर होल नंबर्स का सम करोगे 2 3 4 तो उनका ऑलवेज भी क्या रहेगा, होल नंबर ही रहेगा। लेकिन नेचुरल नंबर होना कोई जरूरी नहीं है, नेचुरल नंबर होना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ नेचुरल नेचुरल का प्लस करोगे तो वो होल और नेचुरल दोनों हो जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दो, आपको यहाँ पे एक तो ये आपको याद रखनी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब आपको क्या देखने सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयता क्या होती है, अच्छे से सुनना इसको। देखो सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको एक याद रखनी है, एक छोटी सी बात याद कर लेना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, उसको याद रखना, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी दो नंबर है, एक मान लेता हूँ मेरे पास नंबर है ए और एक नंबर है मेरे पास बी, ठीक है, दो नंबर।
ए और बी क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि आप ए और बी की जगह कोई भी दो होल नंबर्स ले सकते हो, टू होल नंबर्स या दो पूर्ण संख्या ले सकते हो। होल नंबर का मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिट तक कोई भी नंबर आप इस जगह ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं ए और बी का प्लस करता हूं, अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं, तो आप वापस क्या होगा, बी प्लस ए, दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि इनको चाहे आप जैसे दो नंबर ले लो, 2 और 3 ले लो, तो 2+3 कहो चाहे 3+2 कहो, तो दोनों को अगर आपने रिवर्स भी कर दिया ना, दोनों को अगर आपने जगह चेंज कर दी, दोनों की जगह क्या कर दी सर आपने, रिप्लेस कर दिया एक दूसरे को, तो भी आंसर क्या रहेगा सर, हमेशा सेम रहेगा। इसका भी आंसर 5 आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। बस यही आपकी क्या है, क्रम विनिमयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम उसके प्लेसेस को रिप्लेस करके फिर प्लस करते हैं। हमेशा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा प्लस में ही लगेगी। ये एक और बात बता दो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तो प्लस में और एक मल्टीप्लाई, दो में ही आपकी लगती है, या तो प्लस में लगती है या मल्टीप्लाई में लगती है। क्यों, मल्टीप्लाई भी सेम रहता है, अगर 2×3 कहो चाहे 3×2 कहो, एक ही बात है, 3×2 = 6 और 3×2 = 6, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 2 से करेंगे 6। तो हमेशा एक तो मल्टीप्लाई में लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किस में लगती है, मल्टीप्लाई में, और एक किस में लगती है, प्लस में। तो क्रम विनिमयता एक तो हमेशा गुणा में सही रहती है और एक हमेशा किस में रहती है, प्लस में। तो याद ध्यान रखना, क्रम विनिमयता यानी कि आपने क्रम को एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, तो ऐसा करने पर हमेशा आंसर सेम रहे, तो वो किसके लिए ट्रू है, किसके लिए सत्य है, वो हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए और क्रम विनिमयता के लिए। तो सर आपने कहा कि सर हमें याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, इसमें से आपको ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है या क्रम विनिमयता होती है, वो किस ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशंस कितने होते हैं आपको पता है, 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस या 4 आपके पास में संक्रियाएं होती है, आपके पास में क्या होती है, संक्रियाएं होती है, किसी भी नंबर के लिए 4 ऑपरेशंस होते हैं। इसमें से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए ट्रू है, एक तो प्लस के लिए और एक मल्टीप्लाई के लिए। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि सर चाहे ए प्लस बी कहो चाहे बी प्लस ए कहो, हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, इन दोनों की सेम रहेगी। यानी कि दोनों का आपने जब प्लेस आपने रिप्लेस किया, जब आपने इन दोनों की जगह को चेंज कर दिया, फिर भी आपके पास में क्या है सर, आपका वैल्यू या आपका मान समान रहेगा। और वो किसके लिए, एक तो प्लस के लिए यानी कि एडिशन के लिए, और एक मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा के लिए। इन दोनों के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयता क्या होती है, ट्रू या सत्य होती है। तो हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इतना याद रखना था कि पहला बात कि सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप रिप्लेस कर देते हो दो नंबर्स का, अगर आप रिप्लेस कर देते हो प्लेसेस को या उनके स्थानों को अगर आप बदल देते हो, फिर भी उनकी वैल्यू या मान क्या रहता है, समान रहता है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयता केवल दो ही ऑपरेशंस के लिए, केवल 2 ऑपरेशंस के लिए, प्लस एंड मल्टीप्लाई, गुणा और जोड़, इन दोनों संक्रियाओं के लिए ही क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयता हमेशा सत्य होती है। तो यहां से आपको ये फैक्ट याद रखना था। इसके बाद में ये फैक्ट है, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता। ये भी सुन लेना, इसमें क्या याद रखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्यता। एक तो नाम याद रखना, हो सकता है नाम आपको अभी याद नहीं हो पाए, एक दो बार जब इसको रिपीट करोगे तो नाम तो याद हो जाएंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्यता क्या होती है, सुनना। जैसे आपके पास में यहाँ पर 3 होल नंबर्स होंगे, ए बी और सी, आपके पास में क्या है, 3 होल नंबर्स है, 3 आपके पास में क्या है, संख्याएं हैं, 3 आपके पास में संख्याएं हैं, 3 आपके पास में होल नंबर्स हैं। अब होगा क्या कि जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक तो आपने ऐसे लिख लिया। अब इसमें क्या चेंज करना है कि a को तो b के साथ प्लस कर दो कोष्टक में और c को बाहर निकाल दो। मतलब कि पहले जैसे b और c आपस में ब्रैकेट में थे, a था, अब ये a तो यहाँ पर आ गया और b बाहर चला गया, b क्या चला गया बाहर, ये सॉरी c बाहर चला गया और a यहाँ पर अंदर आ गया, बस इतना ही। अभी भी देख लो, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास 2 3 और 5 आपके पास में जैसे लिखा हुआ ना, 2 3 5 लिखा हुआ है। अब देखो आपने क्या किया, पहले 2 + 3 + 5 किया और फिर 3 5 को तो बाहर ले गए और 2 को इसके अंदर ले आए, फिर भी देखो वैल्यू उतनी है। 2 + 3 + 5 कितना होता है, 8, और ये 5 और 5, देखो दोनों तरफ क्या आया, 10 ही आया, दोनों तरफ क्या आया, 10। इसका मतलब आपके पास में ये RHS हो, देखो ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई कैसी, ये तो आपका कौन सा बन गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या बन गया, RHS राइट हैंड साइड। अगर LHS और RHS बराबर है तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास में, ट्रू, वो प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रू। अगर आपका LHS और RHS, क्योंकि जब भी आपके पास में इक्वल में दोनों तरफ अगर आपके पास में वैल्यू हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इक्वेशन कहते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन या समीकरण कहते हैं। तो इक्वेशन और समीकरण में हमेशा 2 साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। एक हमेशा क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और एक क्या होती है, राइट हैंड साइड। अगर आपके पास में किसी भी इक्वेशन में
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल इक्वल हो जाए तो वो हमेशा प्रॉपर्टी उसके लिए क्या होती है, ट्रू, या उसके लिए क्या होती है, हमेशा सत्य होती है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साचर्यता जो होती है आपके पास में, साचर्यता का जो नियम होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैं आपको जो दोनों बातें बता रहा हूँ ना, एक तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव साचर्यता, इन दोनों को एक दो बार आप अपने ना इन 2-3 दिन इनको बार बार देख लेना कि सर ए प्लस बी प्लस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी, ये तो होता है आपका एसोसिएटिव साचर्यता होता है। और अगर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये आपका कौन सा होता है, कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता। तो ये आप जब याद कर लोगे ना, आप क्या रहेगा, ये हमेशा के लिए आपको फिर पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कौन सी, तो एग्जाम में क्या पूछेगा, कई बार आपको जैसे ये लिख देगा और कहेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप देखोगे सर इसमें ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, मतलब ये कौन सा हो रहा था, ये एसोसिएटिव में हो रहा था, ये किस में हो रहा था, साचर्यता में हो रहा था। और अगर ये देकर पूछ ले कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें कौन सा आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, बाकी ये सही है। और दूसरा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और प्लस के लिए सही रहती है, और ये भी आपकी मल्टीप्लाई और प्लस के लिए रहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी मल्टीप्लाई और प्लस के लिए ही ट्रू है, ध्यान रखना। गुणा और प्लस के लिए हमेशा क्या है, ये सत्य होती है, क्योंकि इसमें भी वही रहेगा, जब वहां से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये दोनों अभी मैं आपको वापस से एक बार यहाँ से रिविजन करवा देता हूँ एक नई स्लाइड में, ताकि आपको और अच्छे से ये याद हो जाए। देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको दोनों प्रॉपर्टी साथ में लिख के याद करवा देता हूँ, एक ये दोनों साथ में लिख के याद करवा देता हूँ। देखो मैंने दो प्रॉपर्टी बताई आपको, एक बताई कम्यूटेटिव, एक बताई एसोसिएटिव। यहाँ पे दोनों साथ में लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ में अपने माइंड में इनको याद करने की कोशिश करना। कम्यूटेटिव, एक तो मैंने बताई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक मैंने बताई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव को कहते हैं सर क्रम विनिमयता, हिंदी में याद करना कोई जरूरी नहीं, जो क्रम विनिमयता जो हिंदी मीडियम के वही हिंदी में याद कर ले। और एसोसिएटिव को कहते हैं सर साहचर्यता। अब देखो सर इन दोनों के लिए आपको क्या याद रखना है, इसमें तो क्या होता है, क्रम विनिमयता में ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये आपका हो जाएगा। और एसोसिएटिव या साहचर्यता में क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, और फिर क्या हो जाएगा, ए तो बी के साथ में ब्रैकेट में चला जाएगा और प्लस सी जो है वो बाहर आ जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और इसके साथ में एक बात ये याद कर लेना कि कम्यूटेटिव तो मल्टीप्लाई के लिए होती है, और एसोसिएटिव भी किसके लिए होती है, प्लस और मल्टीप्लाई, यानी कि जोड़ और गुणा के लिए ट्रू होती है, ये इनके लिए सत्य होती है। बस इतना आप याद कर लेना, इससे आप समझ जाओगे कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो गई, ये आपकी एसोसिएटिव या साहचर्यता होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये बस इतना आपकी नोटबुक में किसी पेज में लिख के चिपका लेना अपनी दीवार पे जहां पढ़ते हो, उससे आपको 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको ये फिर एक पेज में लिख लेना, बस आपको इतना याद करना है इसके अंदर। चलिए ये हमारा डन। इसके बाद में ये आती है देखो एडिटिव इनवर्स, ये क्या है सर हमारे पास में, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम। अब सर ये एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये भी सुन लो। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम एक्चुअल में होता क्या है, योज्य प्रतिलोम होता क्या, सुनो। अगर मान लो ए कोई होल नंबर है, ए क्या सर हमारे पास में एक होल नंबर है, या ए हमारे पास में एक पूर्ण संख्या है, मेरे साथ साथ में समझना है इसको, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि ए एक होल नंबर है, ठीक है। अगर ए में 0 प्लस करूंगा तो कितना आएगा आपके पास में, ए आएगा ना, ए में 0 प्लस करने पर कितना आएगा, ए। लेकिन अगर ए में मैं माइनस से प्लस करता हूं, यानी कि ए के साथ में मैं इसका नेगेटिव या इसका जो ऋणात्मक है उसको मैं ऐड कर लूं यहाँ पर, तो आंसर कितना आएगा, यानी कि जब इसको बाहर ओपन करोगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस, तो ए माइनस ए क्या होता है, 0। ए माइनस ए क्या होता है, ए माइनस ए क्या होता है, 0। तो अब यहां से देखो समझना क्या है, जो एडिटिव इनवर्स जो होता है, जो एडिटिव इनवर्स या आपका जो योज्य प्रतिलोम होता है, जो आपका योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स जो होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम, कि अगर किसी नंबर में, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ ना उसको सुनना बहुत अच्छे से, किसी नंबर में अगर आप किसी ऐसी नंबर को प्लस करो, किसी ऐसी नंबर को प्लस करो कि उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0। और ऐसा कब हो सकता है, जब उसी नंबर के साथ में, जैसे मान लो 5 है, तो 5 के साथ में मैं क्या प्लस करूं कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो वो एक ही है, इसका नेगेटिव प्लस कर दो, इसका क्या कर दो, नेगेटिव प्लस कर दो। तो किसी भी नंबर के साथ में अगर उसका नेगेटिव या उसका ऋणात्मक अगर आप ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब 5 और -5,
5 और -5 ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। ध्यान रखना, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम कौन से हो जाते हैं सर, नंबर और उस नंबर का नेगेटिव, कोई भी संख्या और उस संख्या का क्या ऋणात्मक, वो दोनों क्या कहलाते हैं, योज्य प्रतिलोम या उसका एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। ये बात ध्यान रख लेना। मतलब कि सर सिंपल से किसी भी नंबर में ऐसा नंबर प्लस करो या ऐसा नंबर ऐसी संख्या को जोड़ो कि उसका आंसर 0 आ जाए। और ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा सर एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब किसी नंबर से उसका नेगेटिव या उसका ऋणात्मक अगर आप उसके साथ में ऐड कर देते हो या जोड़ देते हो, तभी आपके पास में क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। मतलब कि वो नंबर और उस नंबर का नेगेटिव, ऐसे याद कर लो, नंबर और नंबर का नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम होते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि 4 का योज्य प्रतिलोम कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, -4। अगर मैं लिख दूं कि -6 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स कौन है, 6 है, क्योंकि इनको प्लस करने पर ही क्या बनेगा, आपके पास में 0 बनेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो नेगेटिव और वो नंबर और उस नंबर का नेगेटिव आपस में क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। बस बात ही यहाँ पर याद रखनी थी, बस ये समझाया तब आपको याद हो गई थी, इससे पहले ये समझ में आती नहीं है। इसके बाद में यहाँ क्या लिखा, ये इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स। अब ये क्या कह दिया सर, यहाँ पर डिफरेंस, अगर आप किसी दो होल नंबर्स का डिफरेंस कर रहे हो या दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कर रहे हो, तो हमेशा ये मत करना कि होल नंबर ही होगा। ऐड करोगे तब तो होल नंबर ही होगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी होल नंबर होगा, लेकिन माइनस करने पर नहीं होगा। क्यों, जैसे मान लो मैंने दो होल नंबर ली, दो पूर्ण संख्या ली, एक 5 और एक 3, ये दो होल नंबर ले लिया। अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूं तो कितना आंसर आएगा, 2। तो 2 क्या होता है सर, 2 तो होल नंबर वाले हाउस में से है ना, 2 तो होल नंबर वाले हाउस में से ही है, पूर्ण संख्या वाले घर में से आता है। लेकिन अगर मैं 3 में से 5 भी तो कर सकता हूँ ना, इनकी जगह भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ, तभी तो सत्य होगा ना। ट्रू कब होता है, जब वो उन दोनों को रिप्लेस कर दे। जैसे 5 में 3 प्लस किया तो कितना आया, 8। इसी तरह 3 में 5 प्लस किया तो कितना आया, 8। अब देखो इधर भी क्या आ रहा है, होल नंबर, इधर भी क्या आ रहा है, होल नंबर, इसका मतलब ये ट्रू है। लेकिन एक बात बताओ, ऑलवेज भी क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे रिप्लेस किया तो आपने क्या देखा सर, इस बार 2 तो हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर नंबर माइनस की है, बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर -2 आएगा। और सर जो होल नंबर होता है उसमें तो 0 से पीछे जा ही नहीं सकते, है ना। नेगेटिव नंबर कहाँ होते हैं, 0 से पीछे होता है ना, -1, -2, -3, और इधर 1, 2, 3, तो सर होल नंबर तो 0 पे पूरे हो जाते हैं। तो ये तो नेगेटिव नंबर हो गए, ऋणात्मक, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो आपके फिर इंटीजर हो गए ना, पूर्णांक हो गए। नहीं सर, इसका मतलब कि ऑलवेज बी नॉट होल नंबर, ऑलवेज बी डिडंट होल नंबर, यानी कि ये फिक्स नहीं है कि अगर आप किन्हीं भी दो होल नंबर्स का अगर डिफरेंस करते हो, डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का अगर आप अंतर कर रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा होल नंबर ही रहेगा। क्योंकि जब भी उनका रिप्लेस कर देंगे तो हो सकता है कि वो नेगेटिव नंबर भी तो आ सकता है ना, ऋणात्मक भी आ सकता है ना। तो यहाँ से आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि किन्हीं भी दो होल नंबर का, किन्हीं भी दो डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स या दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है वो फिक्स नहीं है कि वो हमेशा होल नंबर ही रहेगा, पूर्ण संख्या ही रहेगा। कई बार क्या होता है कि ये आपके पास में ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है ट्रू और फॉल्स का, और उसमें क्या लिखा होता है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या होता है। ये बताओ, तो कुछ बच्चे सही कर देते हैं, जबकि ये गलत है, हमेशा संख्या नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सर जैसे उनका हम रिप्लेस कर देंगे, वहां पे दो एग्जांपल लेके देख लेना ना, अगर लिखा है तो दो एग्जांपल लेना, कि आप दो कोई भी दो एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने ले लिया 5 और 8 ले लिया, आपने 8 में से 5 माइनस किया तब तो आपके पास में 3 आया सर, तो होल नंबर है। लेकिन जैसे आपने 5 में से 8 माइनस किया तो आंसर कितना आया, -3। नहीं सर, -3 वो आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स दैट डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स ऑलवेज बी होल नंबर्स। ये जरूरी नहीं है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्ण संख्या होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे उनका अगर उनकी प्लेसेस को रिप्लेस कर दोगे, उनके जगहों को चेंज कर दोगे, तो आपके पास में हमेशा क्या बनेगा, आपके पास में नेगेटिव नंबर बनेगा। तो इज नॉट ऑलवेज ए होल नंबर, सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, प्लस में आपके पास में ऑलवेज भी होल नंबर रहेगा, चाहे किधर भी प्लस कर दो, मल्टीप्लाई में भी रहेगा, लेकिन आपके पास में प्लस सॉरी माइनस और डिवाइड इन दोनों में नहीं रहेगा। तो अब देखो यहाँ से एक आपके पास में ट्रिक भी आपको याद रखनी है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। मल्टीप्लाई करोगे हमेशा होल नंबर रहेगा, कैसे, चाहे 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 24 है, रिप्लेस कर दो तो भी आपके पास में होल नंबर है। तो दोनों दोनों कंडीशन में क्या है, ट्रू है। तो हमेशा प्रोडक्ट जो होता है होल नंबर्स का, वो ऑलवेज भी क्या होता है, होल नंबर होता है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, सदैव पूर्ण संख्या होती है। अभी मैं जब चारों को एक साथ लिखूंगा ना, चारों संक्रियाओं को, फोर ऑपरेशंस को, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और डिवाइड करने पर भी नहीं होता है, डिवाइड करने पर भी नहीं होता है। मैं आपको वो डिवाइड वाला और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं होता, देखना सुनना।
क्योंकि डिवाइड करने पर पॉइंट आ जाता है, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इसलिए नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, अगर मान लो टू होल नंबर्स का मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने कोई भी दो होल नंबर्स का यहाँ पे मैं डिवाइड के लिए बता रहा हूँ, भाग के लिए कोई भी मैंने दो होल नंबर आप अज्यूम कर ली, दो होल नंबर मान ली, जैसे एक ले लिया मैंने 2 और एक ले लिया सर मैंने 4। अगर 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो क्या 2 एक होल नंबर वाला होता है सर? 0 से लेकर जो भी इन्फिनाइट तक होते हैं सारे होल नंबर होता है। लेकिन मैं अगर 2 में 4 का डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा पता है आपको? 2 में 4 का तो मतलब 0 टाइम्स गया ना, सबसे पहले 0 टाइम्स हुआ, सॉरी 4 में 2 का, 2 में 4 का, ये हमने वैसे लिख दिया, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 5, तो अब क्या रहेगा 20, डेसिमल में आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो 0.5 आया। अब क्या हुआ, तो अब बताओ क्या 0.5 एक होल नंबर पूर्ण संख्या होती है? नहीं सर, क्योंकि होल नंबर में कभी भी डेसिमल वाले नंबर नहीं आते हैं, पूर्ण संख्या में कभी भी दशमलव वाले संख्याएं हम शामिल नहीं करते हैं, उनको हम यूज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या होल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब डिवाइड में भी ये पॉसिबल नहीं है कि होल नंबर ऑलवेज भी होल रहेगा उनका डिवाइड। तो आपने क्या सीखा कि सर जब भी आप दो होल नंबर ले रहे हो, अब आपको मैं ये चारों जो अभी तक हमने पढ़ा ना होल नंबर्स का, प्लस माइनस डिवाइड वाला, उनको एक ही स्लाइड में आपको एक साथ याद करवा देता हूँ। और ये कब हो पा रहा है? जब आपने चारों एक साथ देखी। अगर आप कोई भी टू होल नंबर्स आप ले रहे हो, ठीक है, आपने टू होल नंबर्स आपने अज्यूम किया, ठीक है, आपने दो, ठीक है, संख्या है। अब सुनना, आपके पास में 4 होती है, ऑलवेज भी होल नंबर, ऑलवेज भी होल नंबर, ऑलवेज भी होल नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पे डब्ल्यू कर दूं, यानी कि ऑलवेज भी, चलो थोड़ा लिख ही देते हैं ना, थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ, ऑलवेज भी होल नंबर, यानी कि हमेशा क्या रहेगी, हमेशा पूर्ण संख्या रहेगी, हमेशा पूर्ण संख्या। तो आपके माइंड में आ गया होगा कि हमेशा पूर्ण संख्या कब रहेगी, आप सबको देख पा रहे हो। और ऑलवेज भी नोट बी होल नंबर, नोट बी होल नंबर, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या रहे, पूर्ण संख्या रहे, हमेशा पूर्ण संख्या नहीं। देखो मैं लाइन ऐसी बना रहा हूँ जो हमें समझ रहे हैं, क्योंकि हमें तो सीख संख्या नहीं। अब ये किसके लिए रहेगा ऑलवेज भी होल नंबर? एक तो प्लस के लिए, और प्लस के जैसा ही कौन होता है? मल्टीप्लाई। देखो दोनों में हो गया ना, सिमिलरिटी होगी ना, दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है, उसको हमने 40 डिग्री 45 डिग्री माइनस रोटेट कर दिया, 45 डिग्री घुमा दिया, तो क्या बन गया? प्लस का मल्टीप्लाई। लेकिन ऑलवेज भी नोट भी होल नंबर, तो माइनस और माइनस का देखो, दोनों में सिमिलरिटी है ना, दोनों में माइनस आ रहा है, दोनों में माइनस आ रहा है, तो ये इनके लिए। तो हमेशा होल नंबर कब नहीं रहेगा? जब माइनस और डिवाइड के लिए। और हमेशा होल नंबर कब रहेगा? प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। अब मान लो आपको क्वेश्चन आ गया है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू होल नंबर, एडिशन ऑफ टू होल नंबर ऑलवेज भी होल नंबर, ट्रू। मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल ऑलवेज भी होल नंबर, हमेशा पूर्ण संख्या होता है, सही है। अगर ये लिख दिया डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर्स ऑलवेज भी होल नंबर, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर हमेशा पूर्ण संख्या होता है, अंतर मान ले माइनस, नहीं सर माइनस नहीं होता, माइनस और डिफरेंस कभी भी ऑलवेज भी होल नंबर नहीं होता, क्योंकि चेंज करने पर फिर माइनस का आ जाएगा। डिवाइड ऑफ टू होल नंबर्स नोट भी ऑलवेज होल नंबर्स, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का भाग हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है। यस सर, एकदम से सही बात है, दो पूर्ण संख्याओं का हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होता है भाग। तो याद रखना, ये स्लाइड याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पेज में बाद में लिख लेना, ये एक पेज याद कर लो, इससे आपको ये आपके समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ से क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो इनको याद कर लो कि प्लस और मल्टीप्लाई, अगर किन्हीं भी टू होल नंबर्स का प्लस और टू होल नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज भी होल नंबर हमेशा पूर्ण संख्या रहेगा। लेकिन अगर उनका माइनस कर दोगे या डिवाइड करोगे तो आपके हमेशा होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं रहेगा। और ये मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि क्यों नहीं रहेगा, वो आपको पता है कि जब उनको जैसे हम उनका प्लेसेस रिप्लेस करेंगे, उनकी संख्याओं को चेंज करेंगे, तो संख्याएं चेंज करते आपके पास में क्या हो जाएगा, वो नंबर या तो पॉइंट में चला जाएगा या उसका नेगेटिव में चला जाएगा। डिवाइड में तो पॉइंट में चला जाता है और डेसिमल में चला जाता है, लेकिन अगर माइनस में नेगेटिव हो जाता है, इसलिए उनको फिर हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको आगे की प्रॉपर्टी, छोटी छोटी चार प्रॉपर्टी और बची है। चलिए, अब जो आपके पास में है सर, यहाँ से आपको दो छोटे छोटे पॉइंट याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ से ध्यान रखनी है आपको, और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको ध्यान रखना है। किसी भी नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है और उस नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होता है। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है किसी संख्या के लिए, और उस संख्या के लिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ये दोनों बातें आपको
ध्यान रखनी है। हो सकता है कि आपको पहली बार जब इनको नाम को पढ़ रहे हो तो याद आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन बार बार जब इनको रिपीट करोगे 2-3 बार तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जैसे अगर आप किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और वही नंबर आ जाए वापस। सर ये क्या कह दिया आपने? किसी संख्या को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वापस वही नंबर आ जाए। सर उसके लिए तो केवल और केवल एक एक है, ओनली वन रहता है कि किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करने पर ही क्या सर बनता है, वही नंबर बनता है। किसी भी संख्या को केवल एक से ही गुणा करने पर क्या बनेगी सर, वही संख्या वापस आएगी। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है वन के अलावा कि उसको मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से और वापस आपके पास में वही नंबर आंसर मिले। कब मिलेगा? जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए वन क्या होता है, वन हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक। तत्समक का मतलब क्या होता है पता है? हमेशा वही नंबर वापस बनाओ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? वापस से वही नंबर बनाओ। चाहे माइनस करो, तो अगर मैं कहूं कि माइनस में इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी तो क्या कहोगे सर? जीरो। प्लस के लिए कौन सा हो जाएगा? जीरो। प्लस के लिए भी क्या है? जीरो। लेकिन सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक, अगर आपसे पूछे कि गुणा के लिए कौन सा तत्समक, गुणात्मक का मतलब गुणा, और गुणा के लिए तत्समक कौन सा होता है? वन। क्योंकि सर किसी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर को और वापस से आपको वही नंबर अगर बनाना है तो उसके लिए सर एक ही मेथड है कि उसको उसको वन से मल्टीप्लाई कर दो। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? वन से। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर के लिए क्या होती है? वन। किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक कितना होता है? एक। इस बात को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी संख्या के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज, तो नीचे ऑप्शन होंगे 1 2 3 0, तो आपको किस पे टिक करना है? वन पे। किसी भी संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक होता है एक। कितना होता है? एक। ये याद रखना। इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मान लो मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, मेरे को वन वन मिले। क्या मिले? वन मिले। यानी कि किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं ऐसे नंबर से कि मुझे वापस आंसर वन रहे, मेरे पास क्या रहे? वन। तो सर सिंपल सी बात है, वन अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए से ए क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में बताया था ना कल कि अगर ए मल्टीप्लाई वन और अपन वन हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो ए से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमेशा वन अपॉन ए से हमें क्या करना पड़ेगा सर? उसे मल्टीप्लाई या उसे गुणा करना पड़ेगा, तब आपके पास में नंबर क्या रहेगा सर? हमेशा वन रहेगा। तो किसी भी नंबर का जो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो वन अपॉन ए रहता है। जैसे अगर यहाँ पे जो थ्री है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? थ्री लिखा हुआ है, तो थ्री के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? वो 1/3 है। कितना है सर? 3 के लिए 1/3 है। 25 के लिए 1/25, 25 के लिए 1/25 है, 3 के लिए 1/3 है। तो ये क्या होगा? प्रतिलोम। तो यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ से सीधी सीधी बता देता हूँ। यहाँ से मल्टीप्लाई वाले में भी आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है ना। पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसका मैं जल्दी याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, आपने यहाँ से 2 पॉइंट पढ़े। एक तो कौन सा पढ़ा? मल्टीप्लीकेटिव। दोनों हमने मल्टीप्लाई के लिए पढ़े ना, तो मल्टीप्लीकेटिव दोनों एक साथ लिख देता हूँ। एक तो आपने देखा सर मल्टीप्लीकेटिव, कौन सा देखा? आइडेंटिटी। अपने माइंड में 7 साल चलाना, तो आइडेंटिटी अपने माइंड में सोच लो कौन सा रहेगा। एक आपने देखा सर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एक क्या देखा? इनवर्स देखा। तो आपने क्या देखा सर? गुणात्मक, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणात्मक। एक तो आपने देखा सर गुणात्मक तत्समक। क्या देखा सर? गुणात्मक तत्समक। थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, याद हो जाएगा। गुणात्मक तत्समक। और एक आपने क्या देखा सर? गुणात्मक प्रतिलोम देखा। अब देखो सर, आइडेंटिटी क्या होती है? हमेशा वन किसी भी नंबर के लिए। इनवर्स क्या होता है? वन अपॉन ए। मान लो कि नंबर क्या था? ए। इसी तरह गुणात्मक संख्या ए थी, तो तत्समक तो कितना होता है? एक। किसी भी संख्या के लिए उसका गुणात्मक तत्समक एक होता है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है सर? वन अपॉन ए, यानी उस नंबर को एक बटे में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? वन। और अगर ए को वन अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? वन। तो आंसर हमेशा वन आना चाहिए, तब तो इनवर्स निकालना है। और ए आए, सेम वही नंबर आए तो क्या निकालनी है? आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। ऐसे सर ए को एक से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ए, तब तो ये तत्समक हो गया। और अगर ए को 1/a से गुणा करेंगे तो आंसर रहेगा एक। तो उस समय क्या हो गया? ये हमारे पास में प्रतिलोम है। प्रति स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। आपको केवल इस पूरे में इतना ही याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज बी वन, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए। गुणात्मक तत्समक एक रहेगा और गुणात्मक प्रतिलोम कितना रहेगा? 1/a रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। जितने मैं बता रहा हूँ ना स्क्रीनशॉट, उन्हीं को एक पेज में लिखना और उसको फिर दीवार पे पेस्ट कर देना, दीवार पे चिपका देना, ताकि आप जैसे ही अपने स्टडी रूम से बाहर हो जाओ तो उस समय आपको वो बार बार दिखे तो आपको याद होते रहे। जो जो मैं बोल रहा हूँ केवल उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके उसी टाइप से लिखना।
जैसा मैंने इस तरह से लिखा ना, ये इसे कहते हैं माइंड मैप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, माइंड मैप कहते हैं। इस तरह से इसी तरह से शॉर्ट बना के लिखना है, वैसे पूरी लाइन नहीं लिखनी है। लाइन लिखने से क्या होता है, लाइन तो पढ़ने के लिए केवल नोट्स के लिए वो बनाने के लिए होती है, लेकिन जल्दी याद करने के लिए क्या बनाना होता है, किसी भी ऐसी चीज का माइंड मैप बना लो, उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैंने कन्वर्ट कर दिया तो गुणात्मक तत्समक आप जैसे 2-3 बार रिपीट कर दोगे, 3-4 दिन, जैसे गुणात्मक तत्समक 1 और गुणात्मक प्रतिलोम 1/n, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/n, तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो याद करने की भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि उसको सीधा याद करना पड़ेगा। आपके वहां पर सीधा स्टेटमेंट लिखा आएगा, नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 1 इज ट्रू, यस ट्रू। गुणात्मक तत्समक किसी संख्या का 1 होता है, ये बात सत्य है। इस तरह से वहां पे स्टेटमेंट आएंगे आपके पास में। चलो इसका बताते हैं, ये यहाँ पर क्या लिखा है इसको भी सुन लो। देखो सर, किसी भी नंबर को, ये तो वही है जो अभी हम पढ़ के आए, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए होल नंबर बाय अनदर होल नंबर इज नॉट नेसेसरीली ए होल नंबर, यानी कि किसी भी नंबर में, जैसे ये अपन देखा था ना पॉइंट वाला, किसी भी संख्या को अन्य दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर परिणाम हमेशा जरूरी नहीं जीरो होता, हमेशा पूर्ण संख्या ही हो, क्योंकि कई बार क्या आ जाएगा, कई बार आपके पास में पॉइंट की नंबर भी आ जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टी हम पहले से देख के आ गए कि माइनस और डिवाइड के लिए हमेशा ये आवश्यक जरूरी नहीं है कि ऑलवेज भी वो क्या हो, होल नंबर हो, लेकिन प्लस और मल्टीप्लाई, जोड़ और गुणा के लिए हमेशा क्या होता है सर, वो हमेशा फिक्स होता है कि वो हमेशा क्या रहेगा वहां पर, पूर्ण संख्या या होल नंबर रहेगा। ये हमने वो वहां पे देख ली थी प्रॉपर्टी को, तो इसको प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखना नहीं है। 3 प्रॉपर्टीज और बची है, उनको देख लेते हैं। ये यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो वही है जो अभी हम देख के आए थे। देखो ये क्या कह रहा है, अभी अभी हमने जो देखा उसको यहाँ से सिखा देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि मान लो कि ए एक होल नंबर है, ठीक है, और मैं इधर इसी के साथ में एक नंबर भी ले लेता हूँ 15, दोनों का साथ में बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जैसे ए है, ए में मैंने ए का डिवाइड किया, ए में ए का डिवाइड किया, कितना आंसर रहेगा 1, क्योंकि अगर मैं 15 में अगर 15 का डिवाइड करूं, 15 में 15 का भाग करूं, तो आंसर कितना रहेगा, 1 रहना है, सिंपल सी बात है। अगर किसी ए में 1 का डिवाइड कर दूं मैं, अगर किसी ए में कोई नंबर उसमें 1 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये नंबर ही तो आएगा। अगर मैं 15 में 1 का भाग कर देता हूँ किसी संख्या में, तो कितना आएगा, 15 आएगा। ये आप सबको पता है, बस आपको याद करवाने के लिए वापस से आपको रिपीट करवा रहे हैं। अगर मैं जीरो में किसी नंबर का डिवाइड कर दूं, तो सब आप क्या कर रहे हो, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो सर, जीरो में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो। यानी कि सर आप ऐसा कर रहे हो कि आपके पास में ए था और आप ए में से हमारे पास में जीरो ले रहे हो, सर ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यही तो हो गया ना, ऐसे डिवाइड का मतलब क्या होता है कि आपने, आपके पास में ए, आपके पास में चॉकलेट्स थी, मैं जीरो ले रहा हूँ, आप कहोगे सर ले सकते हो, जीरो मिलेगी आपको। अगर आपके पास में 15 चॉकलेट्स है, मैं उसमें से 0 चॉकलेट्स ले रहा हूँ, तो मुझे कितनी दोगे, 0 दोगे। लेकिन आपके पास में इस बार